A very good morning to all the participants and welcome once more to the DTRTI Lucknow webinars. We are bringing to you part 2 of the concepts, principles and conventions related to bookkeeping and accountancy. And we are doing the 12 concepts, the 12 conventions, principles, and out of them we are on the 6th concept now, which is called the going concern concept. The financial statements, as you know, the financial statements are prepared out of the recording that are done of the events and the transactions in the books of accounts. The first thing is the recording of the events and the transactions in the books of accounts. And when we have recorded the transactions and events, thereafter the financial statements are prepared. The financial statements are normally prepared on the assumption that an enterprise is a going concern. Financial वित्तीय स्टेटमेंट जिसको कहते हैं, साधारणतया इनको तैयार किया जाता है इस धारणा के साथ कि कोई भी एंटरप्राइज एक गोइंग कंसर्न है, एक चलता फिरता पुर्जा है जो हमेशा चलता रहेगा, and it will continue in operation for the foreseeable future. That enterprise will continue, it will not stop in the foreseeable future. जो भी फ्यूचर देखा जा सकता है आज की तारीख में, जिस फ्यूचर को हम देखते हैं अपने दिमाग में, उस फ्यूचर में ये कंसर्न रुकेगी नहीं, ऐसा हम मान के चलते हैं, ये धारणा हम बना के चलते हैं. Hence, it is assumed that the enterprise has neither the intention nor the need to liquidate or curtail materially the scale of its operations. तो ये मान लिया जाता है कि कोई भी एंटरप्राइज की ना तो ये मंशा है और ना उसको जरूरत है कि वो अपने ऑपरेशंस के स्केल को, ऑपरेशंस की तादाद को मटेरियली रोकेगी या खत्म करेगी, उसको या कम करेगी. महत्वपूर्ण रूप से वो अपने ऑपरेशंस को की तादाद को कम करेगी, ऐसा कोई भी इंटेंशन या जरूरत उस एंटरप्राइज को नहीं है. And if such an intention or need exists, the financial statements may have to be prepared on a different basis. क्योंकि अगर ये जरूरत होती और ये इंटेंशन होता कि कोई भी कंसर्न अपने कार्यों को, अपने ऑपरेशंस को लिक्विडेट या कर्टेल कर सकती है, तब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का आधार दूसरा हो जाता और उस केस में उस आधार को डिस्क्लोज करना जरूरी हो जाएगा. जहां पर भी गोइंग कंसर्न का कॉन्सेप्ट नहीं इस्तेमाल हो रहा है और तब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाएंगे, तो ये बात डिक्लेयर करना जरूरी होगा, डिस्क्लोज करना जरूरी होगा, उसका खुलासा करना जरूरी होगा कि कौन से आधार पे, कौन से बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए गए हैं. यदि गोइंग कंसर्न का बेसिस नहीं लिया गया, नाउ ये जो एजम्पशन है गोइंग कंसर्न का, इस पर डिपेंड करता है एसेट्स का वैल्यूएशन. ट्रेडिशनली, परंपरागत रूप से अकाउंटेंट्स एक हिस्टोरिकल कॉस्ट को फॉलो करते हैं ज्यादातर केसेस में. जैसे मान लीजिए मिस्टर एक्स ने एक मशीन खरीदी है अपने बिजनेस के लिए और उसके लिए उन्होंने 5 लाख रुपए का खर्चा किया है. 7 लाख रुपए उन्होंने इन्वेस्ट किया था, जिसमें से 5 लाख रुपीस की मशीन ले ली है. उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस भी बियर किए हैं और इंस्टॉलेशन चार्जेस और ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस कुल मिला के 70,000 था. अगर वो बिजनेस को आगे चलाना चाहेंगे, तो अगर उनको इच्छा होगी
कि बिजनेस को आगे बढ़ाएं, तो उनकी फाइनेंशियल पोजीशन इस प्रकार से है, यानी उनकी जो बैलेंस शीट है वो इस प्रकार से दिखाई पड़ेगी। एक तरफ तो उन्होंने कैपिटल लगाया 7 लाख रुपए का, और उस कैपिटल का इस्तेमाल मशीनरी खरीदने में हुआ है, और मशीनरी को इंस्टॉल कराने में या मशीनरी को ट्रांसपोर्ट करके उनके बिजनेस संस्थान तक लाने में हुआ है, तो वो सारी की सारी मशीनरी की कॉस्ट है। तो इस तरह से 5,70,000 मशीनरी की कॉस्ट हो गई, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस और इंस्टॉलेशन के चार्जेस भी जुड़े हुए हैं, और बाकी बच गया उनके पास कैश जो 1,30,000 है। तो इस तरह से एसेट्स और लायबिलिटीज साइड बराबर हो गई हैं। तो ये आंकड़े की पोजीशन है, उनकी फाइनेंशियल, उनकी वित्तीय पोजीशन है, इसको कहते हैं बैलेंस शीट शोज द वित्तीय पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन। नाउ since we are trying to understand the going concern concept, if he decides to back out, if he decides that no, he won't continue the business, and he desires to sell the machine, so it may fetch more than or less than 5,70,000. Now, if he goes to the market and tries to sell, the rate will depend upon the market. So, if he sells it, his financial position will change. The machinery will no longer be there in the balance sheet. If we take the going concern concept, then the value of assets, when it is increases or it decreases, in the short run, we ignore that. If he's going to sell this machine, let us say that if he goes to the market to sell this machine, and if he gets 6 lakh rupees, so you can say that the asset value has increased by 30,000 rupees. And that increased value will become part of his financial position. But when he is not selling the machine, in that case, any increase or decrease in the value of assets in the short period of time is ignored. So that is how the going concern concept affects the financial position or the balance sheet. So this concept indicates, ये concept, ये अवधारणा ये इंगित करती है कि assets are kept for generating the profits in the future, not for immediate sale. Assets are not there for immediate liquidation. Assets are not there for immediate sale or immediate transfer. So therefore, whatever current change in the asset value is there, it is not realizable. Even if there is a change in the asset value, he cannot get that in his hands because he is not going to liquidate it. So that change in the asset value is not realizable by him. And so we should not count that change in the value. So that is how the concept of going concern in the foreseeable future is implemented in the financial statements. Now we go to the next concept called the cost concept. Cost concept, by this concept, the value of an asset is determined on the basis of historical cost. Historical cost means not the future cost, but whatever was the cost of that particular asset when it was purchased. That is its acquisition cost. जितने कॉस्ट में वो एसेट अख्तियार किया गया था, that is taken to be the cost of that asset or the value of an asset. Although the measurement can be made on various bases, traditionally accountants prefer the concept of historicity in the interest of objectivity. Objectivity का मतलब है जो सब्जेक्टिविटी से अलग हो, यानी जहां पर अकाउंटेंट के अपने कैलकुलेशन बीच में नहीं आ रहे हैं. The accountant as a subject is not coming into the picture, और अकाउंट्स को ऑब्जेक्टिव रूप से उसकी वैल्यू, उनमें वैल्यूज लिखी जा रही हैं एसेट की. तो एक ऑब्जेक्टिव मेथड है जो कि अकाउंटेंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, दैट इज अ हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड.
When a machine is acquired by paying 5 lakh rupees, following the cost concept, the value of the machine is taken as 5 lakh. It is a highly objective and free from all bias method. अकाउंटेंट की तरफ से कोई बायस इसमें नहीं आ रहा, कोई झुकाव नहीं है. जो भी कॉस्ट आई थी वो कॉस्ट हमने ले ली मशीन की. तो हिस्टोरिसिटी के अलावा जो दूसरे मेजरमेंट के आधार हैं वो उतने ऑब्जेक्टिव नहीं है. हिस्टोरिकल कॉस्ट पुरानी कॉस्ट भी है. हम समझ सकते हैं कि आज की तारीख में हो सकता है कि उस एसेट की कॉस्ट अब चेंज हो गई हो. तो करंट कॉस्ट को जानना आसान नहीं है, उसको तय करना आसान नहीं है. इट इज नॉट इजीली डिटर्मिनेबल. लेट अस से इफ एन एसेट वाज परचेज्ड on 1st of January 1995, and that asset model is not available in the market now. So it will become difficult to determine which model is the appropriate equivalent of that model to the existing one. So we won't be able to know the exact cost. Similarly, unless we go to the market and sell a machine, we don't know its realizable value. Realizable value will only be an hypothetical figure. कि हाँ इतना मिल सकता था उससे. वो केवल hypothesize कर सकते हैं हम कि ये इसकी realizable value है. But unless until we actually sell it, we don't get the realizable value. Now, lastly, so therefore we can say that current cost is not easy to determine. And lastly, the present value base is highly subjective. What is the present value? It depends upon the accountant's idea of that particular value of that asset. So it is highly subjective. It is highly subjective because to know the value of the asset, one has to chase the uncertain future. Now, the cost concept creates a lot of distortion. ये जो historical method है, इसमें बहुत सी विकृति आ जाती हैं, इसमें बहुत सी त्रुटियां आ जाती हैं. और क्या त्रुटियां आती हैं? Let us see. In an inflationary situation जहां prices बढ़ रहे हैं, जब भी prices सारे commodities के ऊपर चले जाते हैं, औसत रूप से, average रूप से, तो एक्विजिशन कॉस्ट का कोई रेलेवेंस नहीं रह जाता. कितने कॉस्ट में अख्तियार किया गया था एसेट, वो सुसंगत नहीं रह जाता. फॉर एग्जाम्पल, एक लैंड हमने परचेज किया ऑन 1/1/95 फॉर 2000 रुपीज. नाउ ऑन 1/1/2015 इट मे कॉस्ट यू 1 lakh rupees. So there is a lot of difference between 2000 and 1 lakh. So if the accountant is making the valuation on historical cost basis, certainly the accounts will not reflect the true position of the business, because there is a hidden value which is not being reflected in the accounts. Now B part says that historical cost based accounts may lose comparability. For example, Mr. X ने इन्वेस्ट किया 1 लाख रुपए एक मशीन में on 1/1/95. Now this machine is producing a cash inflow of rupees 50,000 every year. And let us say that during the year 2015 it produces a cash inflow of 50,000 rupees. Mr. Y invested rupees 5 lakh in a machine on 1/1/2005. Now that machine is also producing 50,000 cash flow during the year. यानी दोनों मशीनें, एक मशीन खरीदी गई थी 1/1/1995 को, एक मशीन खरीदी गई है 1/1/2005 में, आफ्टर 10 years. दोनों मशीनें 50,000 का कैश इनफ्लो दे रही. So we can say that Mr. X is earned at the rate of 50%, while Mr. Y is earning at the rate of 10% of the value of the machine for that year. So the return on investment per year
is 10% for Mr. Y, whereas it is 50% for Mr. X. Now, how do we know that who is a more efficient person? Who is running the business in a more efficient way? Now, since we have recorded the assets at the historical cost, we are not able to compare the two results. We are not able to find out who is more efficient because we have used historical cost. On historical cost basis, we are saying that he is 10%, he is getting 50%. But these are not the we can clearly see that these two are not comparable to each other. Many assets do not have acquisition costs. कुछ assets free आ जाते हैं या कुछ assets ऐसे भी होते हैं जिनकी कोई acquisition cost नहीं होती, जैसे human assets हैं, उनकी कोई acquisition cost तो है नहीं. So there also the cost concept fails to recognize such asset, although ये बड़ा important asset होता है किसी भी organization के लिए. So many other controversial issues have arisen in financial accounting that revolves around the cost concept. और जो दूसरे controversial issues हैं, उनको हम और आगे डिस्कस करेंगे. लेकिन बहरहाल हम ये देखेंगे कि बहुत सी परिस्थितियां ऐसी होती हैं, बहुत से सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जहां पे कॉस्ट कन्वेंशन नहीं भी फॉलो किया जाता. जैसे आप कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट को देखिएगा एग्जांपल के रूप में, जो इसके बाद हम आगे डिस्कस करने जाएंगे. अब आते हैं हम अगले कॉन्सेप्ट पे जिसका नाम है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट. रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट कॉस्ट कॉन्सेप्ट को बहुत ही क्लोजली फॉलो कर रहा है, क्योंकि जब भी कोई एसेट की वैल्यू चेंज होती है तो उसको हम तभी रिकॉर्ड करते हैं जब वो बिजनेस उसको रियलाइज करेगा. यानी कॉस्ट कॉन्सेप्ट और रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट काफी क्लोज है एक दूसरे से, ऑलमोस्ट एक ही मीनिंग वाले हैं. हम ये कह रहे हैं कि अगर किसी एसेट की वैल्यू चेंज होती है तो उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तभी लाएंगे जब उसको हम रियलाइज करेंगे. तो जब कोई एसेट हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं 5 लाख रुपए की और करंट कॉस्ट उसकी अगर 15 लाख रुपए है, तो 5 लाख से 15 लाख रुपए का जो चेंज है उसको हम काउंट नहीं करते हैं जब तक कि ऐसा ना हो कि एक निश्चितता हो हमारे पास. देयर इज अ सर्टेनिटी दैट चेंज विल मटीरियलाइज. यानी 15 लाख हम रियलाइज करेंगे. जब तक ये बात ना आ जाए साफ तौर पे, तब तक हम इस वैल्यू को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे. ये जो वैल्यू का एनहांसमेंट है इसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे. हाउएवर अकाउंटेंट्स एक और भी ज्यादा कंजर्वेटिव पाथ अपनाते हैं जो बहुत ही एग्रेसिव पाथ नहीं होता है. अकाउंटेंट्स से कोशिश करते हैं कि जो भी प्रोबेबल लॉसेस हो रहे हैं उनको कवर कर लें, अपने अकाउंट्स में दिखा दें. लेकिन अगर कोई संभव गेन होने वाला है उसको नहीं दिखाते हैं. ये कंजर्वेटिव प्रिंसिपल है. भाई प्रोबेबल गेन हो सकता है ना हो कल को, और ये भी हो सकता है प्रोबेबल लॉस जो है ना हो, लेकिन कम से कम हमने अगर दिखा दिया बुक्स में तो वी आर एरिंग ऑन द साइड ऑफ बीइंग सेफ. कम से कम हमारा नुकसान तो नहीं हो रहा उसमें, हमें कोई गलत फीलिंग तो नहीं हो रही कि हम ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं और हम नुकसान में आ जाए. दैट इज टू से दैट इफ द अकाउंटेंट एंटिसिपेट्स, अगर अकाउंटेंट ये पहले से पूर्वानुमान कर रहा है कि कोई वैल्यू डिक्रीज होगी तो उसको वो काउंट करेगा अपने बुक्स में. लेकिन अगर उसको एंटिसिपेशन है कि कोई वैल्यू बढ़ेगी, वो उसको इग्नोर कर देगा जब तक कि वो रियलाइज ना हो जाए. जो अर्थशास्त्री है, इकोनॉमिस्ट, दे आर वेरी हाईली क्रिटिकल अबाउट द रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट. द इकोनॉमिस्ट से दैट दिस कॉन्सेप्ट क्रिएट्स अ वैल्यू डिस्टॉर्शन एंड अकाउंटिंग को मीनिंगलेस बना देता है. कोई 100 रुपए का लैंड आपने खरीदा, वो 15 लाख का हो गया. अब ये डिफरेंस आप रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहे अपने बुक्स में. कितना मीनिंगलेस हो रहा है अकाउंटिंग. दैट इज व्हाट द इकोनॉमिस्ट से. But what the accountant wants to tell us is that, well, I have not realized that, and I'm not going to sell it and use it in the business now. If I'm not going to use that money into the business, why I should recognize it in my books of accounts?
It may be a hidden value, but I have not realized it. But the economists say that the land goes on increasing in the price and doesn't decrease. So there is an undeniable change in the value of the asset which you are not recognizing in your books. Now let us see the example. Mr. X purchases a piece of land on 1/1/95 and he pays 2,000 rupees for it. Now its current market value is 1,02,000 on 31/12/2015. क्या अकाउंटेंट को लैंड की वैल्यू 2,000 दिखानी चाहिए कॉस्ट कॉन्सेप्ट को फॉलो करके, और क्या उसको जो इंक्रीज ऑफ वैल्यू है 1 लाख रुपीस की उसको इग्नोर कर देना चाहिए क्योंकि वो रियलाइज नहीं हुई है? अगर वो उसको इग्नोर करेगा तो उसका फाइनेंशियल पोजीशन इस तरह से दिखेगा कि उसने कैपिटल लगाया था 2,00,000 का और लैंड उसका जो है 2,000 का है। और अगर वो उसको दिखाएगा तो एक अनरियलाइज गेन उसको 1 लाख रुपए का दिखाना पड़ेगा और उसके अगेंस्ट लैंड की वैल्यू 1,02,000 वो दिखा सकता है। आजकल एसेट्स का रिवैल्यूएशन एक वाइडली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस होने लगी है। जब भी कोई चेंज ऑफ वैल्यू जो है वो परमानेंट नेचर का होता है, जैसे लैंड की वैल्यू बढ़ती है तो परमानेंट नेचर की होती है, तो वहां पर ये एक एक्सेप्टेड प्रैक्टिस बन गई है कि एसेट्स का रिवैल्यूएशन कर लिया जाता है। अकाउंटेंट्स इस वैल्यू चेंज को एडजस्ट करते हैं बाय क्रिएशन ऑफ रिवैल्यूएशन रिजर्व। जैसे यहाँ पे हमने ऊपर देखा अनरियलाइज्ड गेन है, इसकी जगह एक रिवैल्यूएशन रिजर्व बना लेते हैं, उसमें इस रिवैल्यूएशन गेन को, so we can say that the going concern concept, the cost concept and the realization concepts, they give us the valuation criteria, how to value the business. Now we come to the next one, the next concept, which is called the dual aspect concept. Now this dual aspect concept, dual aspect means किसी भी चीज को दो रूप में देखना। ये जो कॉन्सेप्ट है ये कोर है, ये सेंटर है डबल एंट्री की बुक कीपिंग का। हर ट्रांजैक्शन या हर इवेंट के दो पहलू होते हैं, दो दृष्टिकोण होते हैं, टू एस्पेक्ट्स होते हैं। Now one asset increases and the other asset decreases. कभी ऐसा हो सकता है एक एसेट की वैल्यू बढ़ गई तो दूसरे एसेट की वैल्यू घट गई किसी भी ट्रांजैक्शन या इवेंट की वजह से, या कोई एसेट की वैल्यू बढ़ गई और साथ साथ ही लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई, या फिर एक एसेट की वैल्यू घट गई और दूसरे एसेट की वैल्यू बढ़ गई, या फिर कभी ऐसा हो सकता है कि एक एसेट की वैल्यू घट गई और एक लायबिलिटी की वैल्यू भी घट गई, या उसके विकल्प में ऑल्टरनेटिवली एक लायबिलिटी बढ़ गई और दूसरी लायबिलिटी घट गई। उसके अलावा एक लायबिलिटी बढ़ गई और एक एसेट भी बढ़ गया, एक लायबिलिटी घट गई और एक और लायबिलिटी बढ़ गई, एक लायबिलिटी घट गई और एक और एसेट भी घट गया। तो इन सारे तरीकों से एक डबल असर किसी भी ट्रांजैक्शन इवेंट से आ सकता है। अगर हम एग्जाम्पल के रूप में लें कि एक बैलेंस शीट है हमारे सामने जिसमें मशीनरी है 2 लाख रुपए की और कैश है 1 लाख रुपए का। आप देख सकते हैं कि कैपिटल 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट हुआ है और उसके अलावा बैंक से लोन लिया गया 75,000 रुपए का 75,000, और एक दूसरा लोन भी लिया गया 75,000 रुपीज का, और इन राशियों को इस तरह से इन्वेस्ट किया गया कि मशीनरी खरीदी गई है 2 लाख रुपीज की और एक कैश बैलेंस जो बचा हुआ है वो 1 लाख रुपीज का कैश बैलेंस बचा हुआ है। नाउ जो ट्रांजैक्शंस हैं वो इस प्रकार से हैं कि एक नई मशीन खरीदी गई जिसमें 50,000 रुपए का कैश पे किया गया। ये आप देख सकते हैं मशीनरी अगर एक खरीदी जाती है ऐसे कंडीशन में और 50,000 का कैश उसमें दिया जाता है,
तो हम देख सकते हैं कि यहां पर मशीनरी की वैल्यू 50,000 बढ़ जाएगी और कैश बैलेंस 50,000 घट जाएगा। तो राइट साइड में एक एसेट घट रहा है और दूसरा एसेट बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं कि बैलेंस शीट इस तरह से बैलेंस रहती है। यहां पर इवेंट एक ही हुआ है कि मशीनरी खरीदी गई है, लेकिन जो असर आ रहा है दो तरफा असर, डबल असर, डुअल असर आ रहा है। इसी तरह से नई मशीन अगर खरीदी गई है 50,000 रुपए में ऑन क्रेडिट मतलब तुरंत पेमेंट नहीं किया गया, कैश बाद में दिया जाएगा, केवल मशीन आ गई और अभी पेमेंट नहीं हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि मशीनरी की वैल्यू बढ़ गई और दूसरी तरफ क्रेडिटर बढ़ गए 50,000 रुपए से। यहां आप देख सकते हैं कि मशीनरी की वैल्यू अब हमने 50,000 बढ़ा दी है और दूसरी तरफ हमने अदर लोन बढ़ा दिए हैं, जिसको क्रेडिटर हम कह रहे हैं। तो 50 ये यहां पे आप देख सकते हैं, ये 50,000 के क्रेडिटर हमने यहां पे डाल दिए। तो यहां क्या हुआ है कि एक एसेट बढ़ा है तो एक लायबिलिटी बढ़ गई है, ये वो केस हो गया। अब मान लीजिए कि जो तीसरा केस है सी देखते हैं क्या है। कैश हैज बीन पेड टू रीपे द बैंक लोन। बैंक लोन को रीपे करने के लिए कैश दे दिया गया 50,000 रुपए का। तो आप समझ सकते हैं कि अगर बैंक लोन को रीपे किया गया तो बैंक लोन ये 75,000 रुपए का अब कम हो जाएगा और अब ये 25,000 का रह जाएगा। यानी यहां पर लायबिलिटी कम हो गई और कैश पे कर दिया गया था तो कैश भी कम हो जाएगा, यानी एसेट कम हो गया, लायबिलिटी भी कम हो गई। उसके बाद बैलेंस शीट बैलेंस रही। मान लीजिए कि एक और बैंक लोन रेज किया गया 50,000 रुपए का दूसरे लोन को चुकाने के लिए। तो हम ये कहेंगे यहां पर 50,000 रुपए का लोन ऐड हो जाएगा, यानी लायबिलिटी ऐड हो जाएगी और एक दूसरा जो लोन था पहले का वो घट जाएगा। तो यहां पर एक लायबिलिटी बढ़ी, दूसरी लायबिलिटी घट गई, बैलेंस शीट बैलेंस रही। तो हम देख सकते हैं इन सारे चारों ट्रांजैक्शन के डबल असर हैं, डुअल असर है, जो कि बैलेंस शीट में उनका रिफ्लेक्शन आ रहा है और बैलेंस शीट बैलेंस बनी हुई है। So we can say that every transaction and every event has two aspects. और इससे एक अकाउंटिंग इक्वेशन हमको मिलती है कि when we add liabilities to equity, we get assets. Or we can say equity is equal to asset minus liability. यहां पर आप देख सकते हैं कि कैपिटल को हम इक्विटी अगर माने तो इक्विटी प्लस द लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट। So equity plus liability, E plus L is equal to A. The same equation can be written like this, that equity is equal to A minus L, asset minus liability. Or we can also write it like this, that we can add long-term liabilities on the left-hand side here. We can also add the current liabilities, the short-term liabilities also on the left side here. So what we are basically doing is that we are taking the liabilities from this side and bringing it to the left side, whether they be a long-term liability or the current liabilities. And we are dividing assets into two parts, the fixed assets and the current assets. So this equation can be written like this also. And then we can say that we can take these long-term liabilities and reduce them from the current assets. We take the current liabilities and we reduce them from the current assets. So we get a current asset minus current liabilities. That makes it look more rational. हम देख सकते हैं कि करंट एसेट पे से हमने करंट लायबिलिटीज को घटा दिया है, because we want to know what is the net liabilities or the net assets in the current term in the short run.
So we can say the equity is equal to fixed assets plus working capital. Equity is equal to fixed assets. ये यहाँ पे आया था fixed assets plus working capital. Working capital means what? Current assets minus current liabilities. And then we take this long-term liabilities and we reduce it from over here. So working capital means current assets, current liabilities. अब इसका illustration यहाँ देखते हैं. Illustration में एक information दी हुई है. As on April 1, 2016, एक तरह का जिसको कह सकते हैं ट्रायल बैलेंस दे रखा है, और एज ऑन मार्च 31 भी ट्रायल बैलेंस आपको दे रखा है, और ये कहा जा रहा है कि इसमें से प्रॉफिट निकालिए और बैलेंस शीट बनाइए. तो यहां पर आप देख सकते हैं कि कैपिटल इन्वेस्टेड जो था अप्रैल 1 को वो 1 लाख रुपए था. एज ऑन 31 मार्च कैपिटल यहां पे की वैल्यू क्या है ये आपको निकालना है. तो दैट इज व्हाई द क्वेश्चन मार्क इज देयर. नाउ 12% बैंक लोन है जो कि 1 लाख रुपए था, बाद में भी 1 लाख है. ट्रेड पेबल 75,000 से घट के 70,000 हो गए हैं. फिक्स्ड एसेट्स 125 से घट के 1,10,000 हो गए हैं. ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ गए हैं 5,000 से. Inventory has increased by 10,000 rupees. Cash and bank balances has also increased by 1,000 rupees. Now, we are aware that for the year ended April 2016, ये April 1, 2016 के एंड का सिचुएशन है, ये मार्च 31, 2017 की सिचुएशन है. सबसे पहले हम April 1, 2016 की सिचुएशन लेते हैं और हम ये कहते हैं कि हमारी लायबिलिटीज आर इक्वल टू बैंक लोन पर प्लस ट्रेड पेबल्स. हमारी इक्विटी जो थी वो कैपिटल है 1 लाख रुपीस का. सो हमारी जो इक्वेशन है वो इस तरह से आएगी कि जो एसेट्स हैं हमारे एसेट्स कौन कौन से हैं, हमारे लायबिलिटीज कौन कौन से हैं. तो लायबिलिटीज हमारे हैं, एक तो हमारा इसमें देख सकते हैं हम कि हमारे लायबिलिटीज कौन कौन से हैं. तो बैंक लोन एक तो हमारी लायबिलिटी है, एक हमारे ट्रेड पेबल्स हमारी लायबिलिटी है. तो कुल लायबिलिटी हमारी 1,75,000 रुपए की है. और इस लिस्ट में हम देख सकते हैं बाकी चीज़ें एसेट्स हैं. तो एसेट्स हम जोड़ लेंगे अपने, क्योंकि 1,25,000 ये एक एसेट है हमारा फिक्स्ड एसेट. उसके बाद हम ट्रेड रिसीवेबल हमारा एक एसेट है, हमारी इन्वेंट्री भी हमारा एसेट है, हमारा कैश एंड बैंक भी हमारा एसेट है. इन चारों एसेट्स को जोड़ लेंगे और इस तरह से हमारे कुल एसेट्स आ रहे हैं 2,75,000 रुपीज. कुल लायबिलिटीज हमारी आ रही है 1,75,000 रुपीज और इक्विटी हमारी है 1 लाख रुपीज. सो द इक्वेशन इज बीइंग सेटिस्फाइड हियर दैट इक्विटी प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स. अगर हम अप्रैल 1, 2017 की पोजीशन लेते हैं तो अगले रो में, अगले कॉलम में जो हम देखते हैं हमारे एसेट्स कौन से हैं और हमारी लायबिलिटीज कौन सी हैं. तो हमारे एसेट्स हैं फिक्स्ड एसेट्स, हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स, हमारी इन्वेंट्री और हमारा कैश एंड बैंक. ये चार हमारे जो है एसेट्स हैं और ये दो हमारी लायबिलिटीज हैं. तो हमने क्या किया कि हमने सारे एसेट्स जोड़ लिए 2,76,000. हमने अपनी लायबिलिटी जोड़ ली 1,70,000. उसके बाद हमने एसेट्स माइनस लायबिलिटी किया एंड वी गेट 1,06,000. सो ऑब्वियसली 1,06,000 हमारी इक्विटी होनी चाहिए. लेकिन तो इसलिए हम यहाँ पर अपनी नई इक्विटी लिखेंगे 1,06,000. पहले हमारी इक्विटी थी 1 लाख रुपीज या कैपिटल था 1 लाख रुपीज, अब हो गया 1,06,000. तो इन एसेंस हम ये कहेंगे कि एक साल के दौरान हमें 6,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि इस साल के अंत का जो कैपिटल होता है और पिछले साल के अंत का जो कैपिटल है उसके बीच में जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट है, क्योंकि प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड कर दिया जाता है.
So now we go on to the next concept, which is called the conservatism concept. The next concept is called the conservatism concept. And the conservatism concept so friends, as you can see, or as you can hear rather, there is hammering going on in the background. So what I'll do now is that we'll stop this session right now, and we'll continue it in the evening.